गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th साइंस का पार्ट फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड बल का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो आपका पार्ट 2 आपको पढ़ना है। आपने पार्ट फर्स्ट में बल से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी, ठीक है, बल के प्रकार पढ़े। तो आज आप पढ़ोगे गति, ठीक। तो इसी में से है, ठीक, गति क्या है, ठीक है, ठीक। और कौन से वैज्ञानिक थे जो जो गति के नियम है उनको दिया है, ठीक। तो देखेंगे हम, ठीक। तो देखते हैं हम आगे, ठीक। हेडिंग है हमारी गति के नियम, ठीक। तो गति के नियम क्या है, ठीक। गैलीलियो वैज्ञानिक थे, ठीक, गैलीलियो वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने प्रयोग किए, ठीक। वैज्ञानिक का काम क्या है, प्रयोग करना, ठीक। वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के प्रेक्षण से निष्कर्ष निकाला, ठीक। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई गतिशील वस्तु, ठीक है। तो क्या है कि अब इतने समय हमारे यहाँ के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन की खोज, मतलब कोरोना वैक्सीन की दवाई बनाने में लगे हुए हैं, ठीक। और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, वहाँ 2 ट्रायल की, ठीक। अब तीसरा ट्रायल चल रहा है, तो शायद सक्सेसफुल हो जाएगा आगे चल के, ठीक। तो देखें क्या है, ठीक। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, वैज्ञानिकों के विषय में ही पढ़ रहे हैं, ठीक। तो देखें क्या कह रहा है कि गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के प्रेक्षण से निष्कर्ष निकाला, ठीक, कि कोई गतिशील वस्तु, ठीक, तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी, ठीक है, जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस प्रकार, ठीक, इस पर कार्य नहीं करता, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी, ठीक, जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करता। अर्थात कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रायोगिक रूप से यह असंभव है, ठीक, कि किसी भी वस्तु पर शून्य असंतुलित बल हो, ठीक है। तो वैज्ञानिक ने प्रयोग किया और क्या कहा कि यह असंभव है कि किसी भी वस्तु पर शून्य असंतुलित बल हो, ठीक है। फिर देखिए, क्योंकि घर्षण बल, वायु, ठीक, दाब, ठीक, और अन्य कई तरह के बल वस्तु पर लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वस्तु पर कौन कौन से बल लगते हैं, घर्षण बल लगता है, ठीक, वायु दाब लगता है, और अन्य कई तरह के जो बल होते हैं वस्तु पर लगते हैं, ठीक। तो देखिए, इसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक है न्यूटन, ठीक, इन्होंने भी नियम दिए, ठीक, गति के। तो सबसे पहला क्या है, हेडिंग डालेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक जो न्यूटन थे, न्यूटन क्या लिखा है, न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया। तो जो ये वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने वैज्ञानिक जो गैलीलियो थे, ठीक, इनका क्या किया, इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया। जो गैलीलियो ने सिद्धांत बनाए, ठीक, वो न्यूटन ने उन सिद्धांतों का अध्ययन किया और, ठीक, और वस्तुओं की गति का विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है। क्या किया, इन्होंने इनसे ज़्यादा जो विस्तार किया, ठीक, गैलीलियो से ज़्यादा न्यूटन ने वस्तुओं की गति का यहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया, ठीक, और गति के 3 मूल नियम प्रस्तुत किए, ठीक है। तो गति के 3 मूल नियम प्रस्तुत किए, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को लिखा है, यहाँ पर आपको का लिख लेना है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, देखिए हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन ने, ठीक, अपना नियम दिया यहाँ पर, प्रथम नियम, ठीक, गति का प्रथम नियम दिया। जब विस्तृत अध्ययन कर लिया उसके बाद, तो देखिए क्या है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक, इस नियम में क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु, ठीक, अपनी विराम अवस्था, मतलब, ठीक, क्या है, विराम अवस्था में है, ठीक है। तो ये विराम अवस्था में जब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, ठीक है। फिर देखेंगे आगे, ठीक है, व्याख्या भी इन्होंने दी जब अध्ययन किया।
तो क्या कहा कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उसको गति प्रदान नहीं करता है। ठीक है, मतलब एक जगह स्थिर है तो स्थिर रहेगी। ठीक है, क्या विराम में है तो विराम रहेगी। ठीक, अगर कोई बाह्य बल मतलब बाहर से कोई बल उस पर क्या करे, गति प्रदान ना करे। ठीक, इस प्रकार अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह जब तक गतिशील रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उसको रोक नहीं देता। ठीक है, अगर कोई गतिशील वस्तु है तो क्या होगा, वो गतिशील ही रहेगी। ठीक, जब तक कोई बाह्य बल उसको रोक नहीं देता। ठीक है, इसका मतलब है कि सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं। किसी भी अवस्था में परिवर्तन सिर्फ बाह्य बल से ही हो सकता है। तो मेन क्या है इसमें कि अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी। ठीक है, कोई वस्तु, और अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। ठीक है, कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, तो इसका मेन यही है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का मेन है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही अवस्था में रहेगी, और अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी। लेकिन अगर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बाह्य बल इस पर न लगाया जाए तो ये क्या गति परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या होगा। ठीक है, आगे न्यूटन ने दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के नियम भी हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से इसमें बताया। ठीक, एग्जाम्पल दिए इन्होंने। तो देखिए क्या किया है। ठीक है, हेडिंग डाल लेनी दैनिक जीवन में न्यूटन की गति का नियम। तो देखिए क्या है। ठीक, ए नंबर में ठीक क्या करें, एक व्यक्ति है। ठीक, अगर बस में खड़ा है, ठीक, और अचानक बस चलने लगे। ठीक है, कोई व्यक्ति है और बस में खड़ा है, तो अचानक बस चलने लगे तो वह व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में है। मतलब कि एक जगह खड़े हुए हैं। बस क्या है, क्या कह रहा है, व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्योंकि बस और वह व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में है। ठीक है, मतलब कि क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है, ठीक है, क्या कर रहा है, मतलब कि खड़ा है ये तो अगर बस चल रही है तो कहीं पीछे की ओर अगर रुक ब्रेक लगाते हैं बस वाले तो या तो आगे की ओर व्यक्ति जाता है या पीछे की ओर जाता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, विराम अवस्था में है। ठीक है, और बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए, जो पैर थे व्यक्ति के वो गति में आ गए, मतलब आगे हुआ पैरों के द्वारा या तो पीछे की ओर गया। ठीक, जब धक्का लगा, जब क्या किया, बस रुकी। ठीक है, तो क्या होता है, व्यक्ति अगर खड़ा होता है या तो पीछे की ओर जाता है या तो आगे की ओर जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि पैर जो थे वो गति में आ गए, परंतु शरीर का अतिरिक्त भाग, ठीक है, जो ऊपर का शरीर का भाग है, तो वो क्या कह रहे हैं कि विराम अवस्था में ही रहता है। ठीक है, शरीर कंट्रोल कर लेता है पैर। ठीक है, तो पैरों के द्वारा क्या होता है, शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि शरीर का अतिरिक्त भाग विराम अवस्था में ही रहता है, इसी कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसी कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक, तो आप देखिए बी नंबर में। ठीक, अगला क्या है कि अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है, ठीक, और अचानक बस रुक जाए। ठीक है, वो चल रही थी बस, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, रुक जाए। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो दोनों को समझना है आपको। तो क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाए तो वह व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। ठीक, क्या होगा, वह व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। जब बस चल रही होती है तो व्यक्ति भी गति में होता है। ठीक, क्या होता है, व्यक्ति भी गति में होता है, परंतु अचानक ब्रेक लगा दी जाए तो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, व्यक्ति ठीक ठीक आगे की ओर क्या होता है, गिरता है। ठीक, तो आप देखिए इसके बाद देखेंगे क्या कह रहे हैं, एक स्ट्राइकर को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर, ठीक है, कैरम की गोटियों की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराने से, ठीक, नीचे वाली गोटी की शीघ्रता से ढेरी हो जाती है। ठीक है, नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण, ठीक, लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। फिर क्या कहें, कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने से लगने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाती हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखें आगे, ये एक हेडिंग आपको डाल लेनी है। ठीक, द्रव्यमान तथा जड़त्व। ठीक है, द्रव्यमान तथा जड़त्व, तो हम पढ़ेंगे जड़त्व क्या है।
तो देखें जड़त्व क्या है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक, जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था, ठीक, विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध, ठीक, यहाँ पर क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। क्या होता है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अर्थात, ठीक, अर्थात क्या बताया जा रहा है कि हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तु में अधिक जड़त्व होता है। ठीक, क्या होता है, हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। तो दूसरे शब्दों में इसको हम पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति, ठीक, किसी भी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे तब तक वह अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में रहती है जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, जड़त्व कहलाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वह अपनी विराम अवस्था में जब तक रहती है जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे तो जड़त्व कहलाती है। जैसे कि एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए जड़त्व भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, कोई भारी वस्तु है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, ठीक, इसलिए जड़त्व भी क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण है कि भारी बक्से को खींचना और हिलाना होता है। ठीक, यही कारण होता है जो हम भारी बक्से को उठा नहीं पाते हैं, क्या करते हैं, खींच लेते हैं या तो हिलाते हैं। ठीक, तो होता है क्या है, फिर आगे देखें इसके बाद संवेग क्या है। ठीक, संवेग पढ़ेंगे, संवेग क्या है, तो देखेंगे संवेग क्या है, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को, ठीक, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। ठीक, संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आगे हम देखें गणितीय रूप में बताया गया है कि किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो क्या हम बताएंगे, ठीक, गणितीय रूप में अगर बताना हो संवेग की परिभाषा तो हम किस तरह लिखेंगे, सूत्र के अनुसार किसी वस्तु का संवेग होता है आपका P, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान मतलब स्मॉल m, ठीक, और वेग स्मॉल v का गुणनफल है। संवेग का प्रतीक क्या होता है, P होता है। ठीक, इसका फार्मूला यहाँ पर होगा P इक्वल m इंटू वी, मतलब कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो हम लिखेंगे नीचे से जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, v, ठीक, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान है, स्मॉल v वस्तु का वेग है। एग्जाम्पल भी दे देंगे हम। तो एग्जाम्पल में क्या बताना है कि किसी भी पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से, ठीक है, तो आपने किसी को मारा होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक, क्या कह रहा है कि किसी भी पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से, ठीक, व्यक्ति घायल हो जाता है क्योंकि वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है। ठीक, अगर आपने क्या किया, पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर, ठीक, किसी को मारेंगे तो व्यक्ति तो घायल होगा ही। ठीक, और क्या होगा, वस्तु का संवेग, क्योंकि क्या होता है, वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है इसलिए व्यक्ति घायल हो जाता है। ठीक, फिर देखें आगे क्या है कि एक छोटी सी बंदूक की गोली किसी व्यक्ति की जान भी ले सकती है। ठीक, क्या होता है कि एक छोटी सी बंदूक की गोली किसी व्यक्ति की जान भी ले सकती है क्योंकि बंदूक की गोली का संवेग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बंदूक तो खतरनाक होती है ना, गोली उसकी। तो देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे। ठीक, इसके बाद देखें अगला क्या है, अगली एग्जाम्पल देखेंगे, चलती हुई गाड़ी से टकराने से। ठीक, चलती हुई गाड़ी से टकराने से ठीक, एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है क्योंकि उस गाड़ी का समय क्या होता है, ज़्यादा होता है। सब एग्जाम्पल आपको पता करना चाहिए। ठीक, तो आप इसको तैयार करेंगे। तो क्या कह रहा है, चलती हुई गाड़ी से टकराने से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है क्योंकि उस गाड़ी का संवेग क्या होता है, ठीक, ज़्यादा होता है। फिर देखें आगे क्या है। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे, डालेंगे हेडिंग संवेग कामा द्रव्यमान और वेग। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसा आपने पढ़ा है तो हम इसमें लिखेंगे क्या, देख मेन पॉइंट है इसके, संवेग क्या है, द्रव्यमान क्या है, वेग क्या है, तो इसी में से पढ़ लेंगे हम। तो मेन पॉइंट दिए हुए हैं इसमें
क्या कह रहा है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। P इक्वल यम इंटू वी, P होता है संवेग, स्मॉल यम होता है वस्तु का द्रव्यमान, स्मॉल v होता है वस्तु का वेग। इसके बाद देखिए इसका मतलब है कि संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपातिक होता है। ठीक है, क्या होता है, समानुपातिक होता है। ठीक, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग में भी वृद्धि होगी। ठीक, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग में भी वृद्धि होगी। ठीक, और अगर वेग में वृद्धि होगी तो भी संवेग में वृद्धि होती है। ठीक, इससे पता चलता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु, ठीक, हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक वेग से गति कर रहे हो तो भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है। ठीक, जो भारी वस्तुएं होती हैं ठीक उनका संवेग ज़्यादा होता है और हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। ठीक है, तो हल्की वस्तुएं क्या होंगी, अगर यहाँ पर फेंक के मारोगे तो व्यक्ति घायल नहीं होगा, लेकिन अगर भारी वस्तु मारोगे ठीक तो क्या होगा, व्यक्ति घायल हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ यहाँ पर एग्जाम्पल भी काम आ रहा है। ठीक, इसके बाद देखें क्या है, इसी प्रकार अगर कोई हल्की वस्तु बहुत अधिक वेग से चलती है, ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कोई हल्की वस्तु है बहुत अधिक वेग से चलती है तो इसका संवेग अधिक होगा। कोई हल्की वस्तु है और तेजी से चल रही है तो उसका संवेग क्या होगा, अधिक होगा। इसी संवेग के कारण ही यह वस्तु किसी से टकराने पर ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर हल्की वस्तु है नहीं और जल्दी तेजी से क्या हो रही है, जा रही है तो उसका संवेग अधिक होगा, और किसी से अगर टकरा गई ठीक तो क्या होगा, उसको चोट पहुंचा सकती है। ठीक, तो इसके बाद देखिए जैसे क्या है, जैसे बंदूक की छोटी सी गोली ठीक इंसान की जान ले सकती है। फिर आगे देखिए अक्सर सड़क पर बहुत से हादसे वाहनों की तेज वेग के कारण होते हैं। ठीक, इसीलिए क्या करना चाहिए, सड़क पर हमको तेजी से वाहन नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख भाषा में भी बताया जा रहा है, आपकी भौतिक विज्ञान में बताया जा रहा है कि सड़क पर क्या करना चाहिए, बहुत से हादसे होते हैं ना तो वाहनों को तेज वेग से नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेग अधिक होगा तो संवेग भी अधिक होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, ठीक, आगे किसी वस्तु का संवेग, ठीक, अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो हम इसके ठीक यहीं तक आज हम पढ़ेंगे, फिर इसके आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये आपका पार्ट 2 था, फिर अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे इसी के आगे अगली हेडिंग। ठीक, चैप्टर 2 ही पढ़ेंगे। थैंक्स।